हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी का पार्ट। दूसरी तरफ कार्तिक के होटल में जैसे ही कार्तिक अपने स्वीट के अंदर आया, डिम्पल भी उसके पीछे आकर उस पर चिल्ला पड़ी। मुझे तुम्हारी सारी करतूतें अच्छे से मालूम हैं। हाँ तो? कार्तिक ने डिम्पल को देखते हुए गुस्से से आंखें तेरी। तुम्हें यह प्रोजेक्ट हर हाल में मुंबई ट्रांसफ़र करवाना होगा। डिम्पल की आवाज़ पहले से अधिक सख्त हो गई थी। क्यों करवाऊं मैं मुंबई ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट? तुम्हारी यह मनहूस शक्ल रोज़ देखने के लिए? क्या तुमने मुझे मनहूस कहा? हाँ कहा और बार बार कहूँगा। शादी के 8 साल बाद भी तुम प्रेग्नेंट नहीं हुई हो। मुझे तुमने अभी तक कोई वारिस नहीं दिया है। तुम मनहूस नहीं तो और क्या हो? ओह, ऐसी बात है। फिर मुझे डाइवोर्स दे दो। मैंने तो अपनी तरफ से पेपर साइन कर तुम्हें 6 महीने पहले ही दे दिया था। डिम्पल के चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान थिरक उठी थी। नहीं दूंगा। क्यों? डाइवोर्स के बाद सिंघानिया इंडस्ट्री तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी इसीलिए? कार्तिक ने गुस्से से खा जाने वाली नज़रों से डिम्पल को देखा और बेडरूम की तरफ चला गया। डिम्पल वहीं सोफे पर कुछ देर बैठी रही। फिर रिसेप्शन पर फ़ोन कर उसने वोदका और आइस क्यूब मंगवाया और बैठकर पीने लगी। पीते पीते जब उस पर नशा हावी सा हो गया तो उठकर डगमगाते कदमों से बेडरूम में गई और अपना टॉप और जीन्स उतार कर बेड के पास रखे सोफे पर फेंक बेड पर लेटते हुए कहा, चलो गुस्सा थूको और आ जाओ, बहुत दिन हो गए हैं। पहले से चिढ़ा हुआ कार्तिक और अधिक चिढ़ कर बोला, मेरा मूड नहीं है। मूड नहीं है का क्या मतलब है? मतलब मूड नहीं है और क्या? कार्तिक ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। चिल्लाओ मत, मुझे पता है कि तुमने मेरे कारण साउथ कोरियन प्रोजेक्ट मुंबई की बजाय गुड़गांव के लिए लिया है। डिम्पल ने भी तेज़ आवाज़ में कहा। फालतू की बकवास बंद करो, कहते हुए कार्तिक तेजी से बेडरूम से बाहर आ लिविंग रूम के सोफे पर बैठ किसी को कॉल करने लगा। वेदा के कैबिन में। मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि मुझे कहाँ और कैसे कोई भूल हो गई जिसकी सज़ा मेरी मासूम बीमार बहन को भुगतनी पड़ रही है, कहते हुए श्लोक की आंखों से फिर से आंसू बह निकले। अब जो हो गया उसे तो हम बदल नहीं सकते ना श्लोक, तो बैठकर दुखी होने से बेहतर है कि हम पहले इसी के ट्रीटमेंट पर फोकस करते हुए दोषी की तलाश कर उसे सज़ा दिलवाने की कोशिश करें। तुम ठीक कह रही हो वेदा, श्लोक ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। मैंने कुछ टेस्ट कराए हैं जिनके रिपोर्ट्स आते ही मैं ऑपरेशन की डेट फाइनल करूँगी। ठीक है, पर ऑपरेशन के बाद जब इसी कोमा से बाहर आएगी तो उसे हम कैसे बताएंगे कि वह एक और बड़ी मुसीबत से घिरी हुई है? श्लोक के आंसू उसके बहुत चाहने के बाद भी रुक नहीं रहे थे। हाँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सर्जरी के बाद अगर ईशी को सदमा लगा तो फिर उसे बचा पाना संभव नहीं होगा। वेदा के चेहरे पर तनाव और चिंता की गहरी लकीरें उभर आई। फिर क्या करें? जिंदगी मुझसे जाने ये कैसा इम्तिहान लेना चाहती है। क्यों न एक बार हम इसी के कमरे और बंगले की ठीक से छानबीन करें, शायद कुछ पता चल सके या फिर इस समस्या से निपटने का कोई रास्ता मिल जाए। इन सब में क्या तुम मेरा साथ दोगी वेदा? हाँ श्लोक, यह मेरी पेशेंट की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। साथ ही हमारे डायरेक्टर ने भी हर तरह से तुम्हारी हेल्प करने का आदेश दिया है, तो मुझे तुम्हारा साथ तो देना ही है। वेदा की इस बात से श्लोक को अंदर से थोड़ा सुकून सा मिला और उसे इस विकट परिस्थिति से लड़ने की हिम्मत सी मिली। वेदा श्लोक के चेहरे के बदलते भावों को ध्यान से देख रही थी। कुछ एक सेकंड्स के बाद जब उसे ऐसा लगा कि कार्तिक अपने दुख से थोड़ा सा बाहर निकल
परिस्थिति से लड़ने को तैयार सा दिख रहा है, तो वह एक झटके से अपनी चेयर पर से उठ खड़ी हुई और बोली, चलें श्लोक? हाँ चलो। अपने बंगले की तरफ गाड़ी ड्राइव कर ले जाते हुए श्लोक के अंदर अब एक तूफान मचा हुआ था। उसके जबड़े भींच गए थे और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसने सख्त स्वर में कहा, वह जो कोई भी होगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ श्लोक, लेकिन पहले पता तो चले। अभी से गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं। इससे तुम्हारा हेल्थ इफ़ेक्टिव हो सकता है और तुम्हें इसी के लिए हर हाल में स्वस्थ रहना है। ड्राइव करते हुए श्लोक ने वेदा की तरफ गहरी नज़रों से देखा और सोचने लगा, कितनी समझदार और मजबूत है ये। बिल्कुल ऐसी ही लड़की मैंने अपने लिए चाही है। पर यह मेरी बदकिस्मती है कि यह मैरिड है। अभी उसी दिन तो अपने बच्चों के बारे में। श्लोक ने लाचारी से एक लंबी सांस ली। काश यह मेरी ज़िंदगी में आई होती। क्या इसी का कोई और अलग कमरा भी है या केवल वही है जिसमें मैंने उसे देखा था? इसी का अपना कमरा फर्स्ट फ्लोर पर है, लेकिन उसके कोमा में जाने के बाद मैंने उसे ग्राउंड फ्लोर पर अपने कमरे के बगल के कमरे में शिफ्ट कर दिया और उसके कमरे को लॉक कर दिया। क्या तुम उस लॉक्ड कमरे में जाते रहते हो या कोई सर्वेंट सफाई वगैरह के लिए जाता है? जब से उसे लॉक किया दोबारा वह कमरा नहीं खुला है। जब इसी ही होश में नहीं है तो मैं या कोई और क्यों खोलता उसे? कहते हुए श्लोक की आंखें भर आई। इसी के सारे गैजेट्स कहाँ हैं? उन्हें भी मैंने संभाल कर उसी कमरे में रख छोड़ा है। मुझे लगता है हमें शुरुआत उसी बंद कमरे से करनी चाहिए। शायद इसी के लैपटॉप, फ़ोन या डायरी से कुछ मालूम हो पाए। हाँ ठीक है। बंगले में पहुंच श्लोक और वेदा सीधे फर्स्ट फ्लोर पर गए। वहां इसी के कमरे में कंप्यूटराइज्ड लॉक लगा हुआ था, जिसे खोलने के लिए श्लोक कांपते हाथों कोई कोड टाइप कर रहा था और उसके मन में पुरानी यादें ताज़ा होने लगी थी। इस कमरे से कितना प्यार है इसी को। लैवेंडर और पिंक को मिलाकर इस कमरे की थीम रची थी इसी ने। अपना कमरा तैयार करवाते हुए इसी ने खुश हो कहा था, भैया मुझे तो बिल्कुल मेरी पसंद का ही रूम चाहिए। पिंक और लैवेंडर कलर थीम होगी इस रूम की। और हाँ भैया, यहाँ सब कुछ मेरी मर्जी का होगा। गोट इट? ओके मैडम, कहकर सीने पर हाथ रख कर झुक गया था श्लोक और खिलखिला कर हंसते हुए इसी ने अपनी मोम से एक प्यारी सी शिकायत भी लगा दी थी। देखो ना मोम, भैया मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे नहीं मोम, मैं तो बस इसी को छेड़ रहा था। लेकिन ये बात डन है कि मेरी प्रिंसेस का रूम बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा उसने कहा है। मम्मी के नकली गुस्सा दिखाने पर श्लोक ने सफाई दी थी। यस, पिंक एंड लैवेंडर, उंगली उठाते हुए इसी ने कहा था तो हंसते हुए श्लोक ने इशिता की नकल करते हुए दोहराया, यस पिंक एंड लैवेंडर। इस पर सब एक साथ हंस पड़े थे और इशिता श्लोक के पीछे उसे गुस्सा दिखाते हुए दौड़ी थी, जबकि वह मम्मी के पीछे छुप उसे चिढ़ाए जा रहा था। ये बातें याद कर श्लोक की आंखों में आंसू भर आए, जिस कारण उससे लोक का कोड गलत टाइप हो गया। श्लोक के बगल में खड़ी वेदा ने श्लोक की नम आंखें देख ली थी। उसने अपना एक हाथ श्लोक के कंधे पर रख सांत्वना देते हुए कहा, श्लोक प्लीज़ कंट्रोल ना। श्लोक ने हाँ में सिर हिलाया और अपने आप को मजबूत कर रूम का कोड फिर से टाइप किया और जैसे ही कमरा खुला दोनों एक साथ गहरे आश्चर्य से चीख उठे। यह क्या? कैसे? श्लोक ने हाँ में सिर हिलाया और अपने आप को मजबूत कर रूम का कोड फिर से टाइप किया और जैसे ही कमरा खुला दोनों एक साथ गहरे आश्चर्य से चीख उठे। यह क्या? कैसे?
सामने कमरे की जो हालत थी उसे देखकर तो कोई भी चीख उठता। पूरा कमरा बिखरा पड़ा था। सारी अलमारियां, ड्रॉर्स और कपबोर्ड्स खुले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे कमरे की तलाशी ली है और इत्मीनान से कमरे की एक एक चीज को खंगाला है। ओ माय गॉड! मुंह पर अवाक मुद्रा में हाथ रख कर बोली वेदा ने श्लोक की ओर देखा, जो पथराई नजरों से पूरे कमरे को देख रहा था। श्लोक की समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी टाइट अत्याधुनिक सिक्योरिटी के बावजूद कोई कैसे बंद कमरे में घुस गया। भारी कदमों से धीरे धीरे चलते हुए वह कमरे में आया और कमरे की एक एक चीज को छूने लगा। पूरे कमरे में इशिता की यादें बिखरी पड़ी थी। श्लोक को महसूस हुआ जैसे उन यादों के साथ किसी ने जबरदस्ती की हो। इशिता की दीवार पर टंगी एक तस्वीर के आगे वह ठिठक गया और उस पर उंगलियां फिराते हुए बोला, देखो वेदा, कितनी प्यारी और मासूम है मेरी बहन। इसके लिए इतना अधिक बुरा कोई कैसे सोच सकता है। वेदा ने एक लंबी सांस ली और श्लोक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कमरे की हालत तो काफ़ी बुरी है। क्या तुमने जब कमरा लॉक किया था तब भी वह ऐसे ही बिखरा हुआ था? नहीं, इसी अपने कमरे को काफ़ी व्यवस्थित रखती थी। यहाँ तक कि टेबल पर रखा पेन भी कभी किसी को तिरछा रखा हुआ भी नहीं दिखता था। और जब से मैंने रूम लॉक किया है तब से अभी ही इसे खोला है। फिर ये सब कैसे? पर कोई तो इस कमरे में घुसा है श्लोक। एक मिनट। वेदा की नज़रें पूरे कमरे का जायजा लेते हुए खिड़की पर जाकर टिक गई। ये देखो श्लोक, खिड़की का कांच टूटा हुआ है। किसी ने कांच तोड़कर फिर अंदर हाथ डालकर खिड़की को खोला होगा। देखिए तो खिड़की अब भी पूरी बंद नहीं है। मतलब वो खिड़की से आया और अपना काम करके खिड़की से ही वापस भी चला गया। पर वह इतनी सिक्योरिटी पार कैसे किया? मेरे लिए यह शॉकिंग है। इस बारे में शायद पुलिस कुछ पता लगा पाए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस तरह की कोई बात बाहर जाए और मेरी बहन की बदनामी हो। श्लोक का लहजा काफ़ी सख्त था। हाँ, हमें खुद ही पता लगाना चाहिए। वैसे इस कमरे का सारा सामान यहीं फैला हुआ है, तो वो क्या लेने आया होगा? श्लोक ने आगे बढ़कर टेबल पर रखा मोबाइल उठाकर खोला तो उसके सारे फीचर्स डिलीट किए हुए थे। यह देख उसने जल्दी से इसी का लैपटॉप ऑन किया तो उसका भी यही हाल था। ओह, जो भी यहाँ आया था उसने तो इसी के गैजेट्स का सारा डाटा ही डिलीट कर दिया है। मुझे इनके हार्डवेयर से सारा डाटा निकलवाना होगा। तार उसके ही जीवन की किसी बात से जुड़े हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कि इसी उन दिनों किससे मिलती थी और किसके संपर्क में थी तो हमारा काम आसान हो जाएगा। उसके लिए तो अब फ़ोन और लैपटॉप के हार्डवेयर का डाटा आने तक हमें वेट करना होगा। वेदा, मैं उस आदमी को छोड़ूंगा नहीं जिसने मेरी बहन की जिंदगी। कहते हुए श्लोक का स्वर भर्रा गया। उसकी आंखों से जैसे शोले बरस रहे थे। उसे देखकर ही वेदा को यह एहसास हो रहा था कि वह कितने दर्द में जी रहा है। हौसला रखो श्लोक, हम इसी की बेहतरी के लिए कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। इसी से मैं पहले कभी नहीं मिली, लेकिन उसे देखकर लगता है और बहुत प्यार आता है। इस कमरे के एस्थेटिक्स और यहाँ लगी तस्वीरों में हंसती खिलखिलाती लड़की को देखकर एहसास होता है कि कितनी प्यारी बच्ची है। श्लोक को दिलासा देते हुए वेदा उसे समझा रही थी। हालांकि मन ही मन उसे बहुत बुरा लग रहा था कि इतनी प्यारी लड़की के साथ भी ऐसा हो सकता है। पर यह पहली बार तो नहीं हुआ ना। वह भी तो इतनी ही मासूम और कमसीन थी जब उसके साथ वह सब हुआ था जो नहीं होना चाहिए था। उसकी ज़िंदगी भी तो बर्बादी के कगार पर आ खड़ी हुई थी। वो तो माँ के दृढ़ निश्चय और उसकी मेहनत से सब संभल गया।
ईशिता के जीवन से इतनी जुड़ने का कारण भी यही था कि उसे अपना बीता वक्त हॉन्ट करने लगा था। उम्र उतनी ही सही, पर वह भी तो 2 बेटियों की माँ है। नहीं, वह किसी बेटी के साथ ऐसा होते नहीं देख सकती थी, कभी नहीं। सोचते हुए वेदा ने कहा, जिस कमरे में इसी को तुमने रखा था, क्या अब वहाँ चल कर देखे? हाँ चलो। लेकिन जैसे ही दोनों नीचे के उस कमरे तक पहुँचे, वेदा का फ़ोन बज उठा और फ़ोन सुनते ही वेदा घबरा गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक उठी। उसने श्लोक से कहा, अभी इसे रहने दो, जल्दी बाहर चलो। क्या हुआ? लेकिन जैसे ही दोनों नीचे के उस कमरे तक पहुँचे, वेदा का फ़ोन बज उठा और फ़ोन सुनते ही वेदा घबरा गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक उठी और उसने श्लोक से कहा, अभी इसे रहने दो, जल्दी बाहर चलो। क्या हुआ? हॉस्पिटल से फ़ोन आया था, इसी का ब्लड प्रेशर तेज़ी से फ्लक्चुएट हो रहा है। मैं कुछ इंजेक्शन के नाम व्हाट्सएप पर लिख कर भेज रही हूँ, पर मुझे भी वहाँ जल्दी पहुँचना होगा। वेदा ने जल्दी जल्दी व्हाट्सएप मैसेज टाइप करते हुए कहा, ओ नो, आओ जल्दी चलें। श्लोक काफ़ी घबरा गया था और ड्राइविंग सीट पर बैठने जा रहा था। 1 मिनट श्लोक, प्लीज़ मुझे गाड़ी ड्राइव करने दो। तुम पहले से ही काफ़ी परेशान थे और अभी बहुत अधिक घबराए हुए हो। ओ यस, यह श्लोक ने गाड़ी की चाबी वेदा को दे दी। हॉस्पिटल पहुंचकर वेदा तेज कदमों से चलती हुई ईशी के रूम में पहुंची तो ईशी की हालत पहले से कुछ सुधर गई थी, लेकिन ब्लड प्रेशर में अभी भी कभी कभी फ्लक्चुएशन जारी था। वेदा ने ईशी का अच्छे से चेकअप किया और कुछ अर्जेंट टेस्ट लिख पास खड़ी नर्स साधना से कहा, जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी ये टेस्ट करवा कर रिपोर्ट लाओ। यस डॉक्टर। आईसीयू प्राइवेट रूम के बाहर श्लोक बेचैनी से चहलकदमी करते हुए ईश्वर से अपनी बहन ईशिता के लिए मन ही मन प्रार्थना कर रहा था। ईशिता का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था और उसकी आंखें आंसुओं से भरी जा रही थी। तभी नर्स साधना तेजी से हड़बड़ाई हुई आईसीयू रूम से निकली। श्लोक उसे देख भागकर उसके पास पहुंचा और बोला, सिस्टर ईशी। लेकिन श्लोक का वाक्य पूरा होने से पहले ही नर्स साधना ने प्लीज़ वेट कहा और लगभग भागती हुई सी लैब की तरफ चली गई। अब श्लोक के लिए यह सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वह तेजी से आईसीयू रूम के दरवाजे के पास आया और उसे खोल अंदर जाने लगा। ईशिता के चेकअप के लिए उस पर झुकी वेदा ने सर घुमाकर श्लोक की तरफ देखा तो उसे उसका परेशान चेहरा देखते उसके मन की स्थिति समझ में आ गई। उसने वहीं से दरवाजे के पास खड़े श्लोक को रुकने का इशारा किया और उसके पास आकर बोली, श्लोक प्लीज़ अंदर मत आओ, ऋषि को इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। उसकी हालत अब पहले से बेहतर है। मैं कुछ अर्जेंट टेस्ट करवा रही हूँ, फिर तुम्हें बताती हूँ। बहुत अधिक गड़बड़ाने की बात नहीं है। ठीक है। वेदा से बात कर श्लोक को थोड़ा सुकून महसूस हुआ और वह रूम के बाहर विजिटिंग एरिया में जाकर बैठ गया। लगभग 40-50 मिनट के बाद वेदा ने कॉल कर श्लोक को अपने कैबिन में बुलाया और बोली, जैसा कि मैंने सोचा था, ईशी की प्रेगनेंसी के हिसाब से हम उसे अभी तक फ्लूइड नहीं दे रहे थे, जिस कारण उसे ब्लड की कमी हो गई थी और ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा था। उसे ब्लड चढ़ाया जा रहा है और अब सब कुछ नॉर्मल है। मैंने गायनोकोलॉजिस्ट रीता वर्मा को भी चेकअप के लिए बुलाया है और उन्होंने बताया कि बेबी पूरी तरह से है। बोलते बोलते वेदा अचानक रुक गई क्योंकि श्लोक के चेहरे का भाव तेजी से बदल गया था। गुस्से में उसके जबड़े कस गए थे, दोनों नथुने फूलने पचकने लगे थे और आंखों से चिंगारियां निकलने लगी थी। वेदा को अपना समय याद आ गया जबकि उसकी दोनों बेटियां आसी और किया उसके पेट में थी।
तब उस पर और उसकी माँ पर क्या गुजर रही थी। उसने धीरे से श्लोक के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, कूल डाउन श्लोक, मैं तुम्हारी मन स्थिति समझ सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल हमें इसी के हेल्थ के लिए उसे भी चेक करते रहना होगा। श्लोक ने बेबसी से वेदा की तरफ देखा और धीरे से बोला, इट्स ओके। कल तक इसी की सारी टेस्ट रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो उसके अकॉर्डिंग मैं उसकी सर्जरी की डेट फिक्स कर लूँगी। हाँ, मैं भी इसी का फ़ोन और लैपटॉप अपने हार्डवेयर इंजीनियर को देकर डाटा निकालने को बोल देता हूँ, देखें उसमें क्या निकलता है। अगले दिन जैसे ही वेदा इसी का चेकअप कर अपने कैबिन में पहुंची, श्लोक उसके कैबिन में आया और बोला, हाय वेदा, इसी के फ़ोन और लैपटॉप हार्डवेयर का डाटा निकल गया है। ये रहा सारा डाटा। श्लोक ने वेदा की तरफ अपने हाथ में पकड़ा एक बड़ा सा लिफाफा बढ़ाया। हाय श्लोक, प्लीज़ बैठो ना, श्लोक के हाथ से डाटा के कागज़ों से भरा लिफाफा लेते हुए कहा। वेदा जैसे ही लिफाफा खोल कर डाटा देखने लगी, उसकी असिस्टेंट सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर सुधा ने कैबिन का दरवाज़ा नॉक किया। यस, कम इन डॉक्टर सुधा। सॉरी फॉर डिस्टर्ब मैम, एक्चुअली आपको यह बताना था कि अभी आधे घंटे के बाद आपको डॉक्टर देसाई वाली क्लास लेनी होगी, क्योंकि वे एक एमरजेंसी ऑपरेशन में बिजी हैं और पेशेंट के कॉम्प्लिकेशंस के कारण उन्हें सर्जरी में कुछ अधिक समय लगेगा। ओके, इसी की रिपोर्ट्स कब तक मेरे टेबल पर आ जाएंगी? मैम, 3-4 घंटे में। ओके, अभी डॉक्टर रीता वर्मा के पास जाओ और उनसे बेबी की सारी रिपोर्ट्स लेकर आओ, फिर देखते हैं कि ईशी की सर्जरी कब करें। ओके मैम। डॉक्टर सुधा कैबिन से बाहर चली गई। वेदा ने एक उड़ती नज़र श्लोक पर डाली और हाथ में पकड़ा डाटा ध्यान से देखने लगी। डाटा पढ़ते हुए एक जगह वह बुरी तरह से चौंक गई और बोली, अरे यह कैसे? तो दोस्तों, ये था हमारी कहानी का आज का पार्ट। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए। धन्यवाद।